नमस्कार। आज मैं लेकर आई हूँ हरीश राय की कहानी मोबाइल लेकर। इस कहानी को जानना आज के समय की ज़रूरत है। वैसे तो कोरोना समय ने सबको अपनी चपेट में ले लिया, लेकिन यदि इस समय सबसे अधिक कोई प्रभावित हुआ है तो वह है सबसे निचले पायदान पर खड़ा आदमी। अनेक विसंगतियों में शिक्षा जगत में एक संगति बैठाने की कोशिश हुई ऑनलाइन क्लास के माध्यम से। यह ऑनलाइन क्लास किस तरह से घर में एक बच्चे के साथ साथ पूरे परिवार को प्रभावित करता है तथा किस तरह से हमारे विश्वास और चरित्र में विचलन उत्पन्न कर सकता है, इस कहानी में देख सकते हैं। इस कहानी की खास बात यह है कि यह कहानी मुश्किल परिस्थितियों से उपजे विचलन से एक ईमानदार व्यक्ति को हिला नहीं पाता। हरीश राय उत्तर प्रदेश के फतेहगढ़ से रहने वाले हैं और फिलहाल दिल्ली में निवासरत हैं। इनके 2 उपन्यास नागफनी के जंगल में और मुट्ठी में बादल प्रकाशित हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त 6 कहानी संकलन बर्फ होती नदी, उधर भी सहरा, अंतिम पड़ाव, वजूद के लिए, सुबह सवेरे, किस मुकाम तक प्रकाशित हो चुकी हैं। लेखक हरीश राय बैंक ऑफ बड़ौदा से उप महाप्रबंधक पद से सेवानिवृत्त होने के बाद स्वतंत्र लेखन कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं कहानी मोबाइल के बारे में। अपनी मेज पर कपड़ों के नीचे पड़े मोबाइल को देखकर टेलर मास्टर छोटे लाल एकाएक चौंक गया। अरे, ये किसका मोबाइल यहाँ रह गया? कौन मैडम यहाँ छोड़ कर गई? 3-4 महिलाओं के चेहरे उसके सामने आ गए, जो थोड़ी देर पहले उसकी दुकान से अपने कपड़े लेकर गई थीं। वह बड़ी देर तक गुमसुम होकर इस मोबाइल को देखता रहा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह इस मोबाइल का क्या करे। करीब 2 महीने बाद आज उसने दुकान खोली थी। इन 2 महीनों में काम पूरी तरह बंद था। वह घर में कैद होकर रह गया था। माहौल में भय और दहशत सी फैल गई थी। सभी लोग घरों में कैद होकर रह गए थे। घर में कैद होने से मास्टर छोटे लाल की कमाई भी रुक गई थी और कमाई के रुकने का मतलब था घर में खाने के लाले। जो जमा पूंजी थी वह इन 2 महीनों में ख़त्म हो गई थी। आज कुछ घंटों के लिए जब उसने दुकान खोली तो कई सारी महिलाएं आ गईं उसकी दुकान पर। किसी को अपने लिए सिले हुए कपड़े लेने थे तो किसी को सिलने के लिए कपड़े देने थे। कईयों को अपने कपड़े ऑल्टर करवाने थे। आए दिन वह फ़ोन पर यह पूछती कि दुकान कब खुलेगी, कब खुलेगी, लेकिन फ़ोन तो उसकी बेटी अनीता के पास रहता था, इसलिए वह उन्हें कोई जवाब नहीं दे पाता था। अलबत्ता उसकी बेटी अपनी समझ से उन लोगों को जवाब दे देती और कभी कभी तो वह अपनी पढ़ाई में मशगूल रहने के कारण उनके फ़ोन को उठाती भी नहीं। आज जब दुकान खुलने से पहले मास्टर छोटे लाल ने उन सभी महिलाओं को फ़ोन करके बता दिया था कि वे आज उनकी दुकान पर आ जाएं और अपने कपड़े ले आएं। उसे उम्मीद थी कि वे महिलाएं आएंगी और अपने कपड़े ले जाएंगी और उसकी कुछ आमदनी भी हो जाएगी और रुकी हुई घर की गाड़ी फिर से चलने लगेगी। जब उसकी दुकान से सभी महिलाएं चली गईं और जब मास्टर छोटे लाल अपनी दुकान के कपड़ों को सहेजने लगा तो उसने देखा कि उन कपड़ों के नीचे यह मोबाइल रखा हुआ था। किसी महिला का छूट गया था। कुछ पल सोचने के बाद उसने वह मोबाइल झट से उठा लिया और हाथ में लेकर उलटता पलटता रहा। चमचमाता मोबाइल था। गुलाबी रंग के फूल पत्ती वाला डिजाइनदार कवर उस पर चढ़ा हुआ था। मोबाइल के पीछे कटे हुए सेब का निशान था। बड़ी देर तक वह उस मोबाइल को उलट पलट कर देखता रहा। कुछ सोचते हुए उसने चुपचाप मोबाइल के दाएं तरफ लगे एक बटन को दबा दिया। इतना उसे पता था कि इस बटन को दबाने से मोबाइल बंद हो जाता है, यानी किसी का फ़ोन भी आएगा तो मोबाइल की घंटी नहीं बजेगी। अपनी दुकान में उसने चोर नज़रों से इधर उधर देखा कि कोई उसे देख तो नहीं रहा। दुकान में उसके सिवा वहाँ कोई न था। उसने चुपचाप मोबाइल अपने दराज में रख लिया और मेज़ पर फैले कपड़ों को सहेजने में मशगूल हो गया, पर उसका मन अपने काम में नहीं था। 10वीं में पढ़ रही अपनी बेटी के पास था। करीब 2 महीने पहले जब सरकारी स्कूल बंद हो गए और स्कूलों की पढ़ाई घर में बैठे बैठे मोबाइल और कंप्यूटर से होने लगी तो 10वीं में पढ़ रही उसकी बेटी अनीता ने उससे कहा था
पापा, मुझे एक स्मार्टफोन चाहिए। चौंक गया था बेटी की इस फरमाइश को सुनकर। समझ नहीं सका कि क्यों चाहिए फ़ोन। फ़ोन तो उसके पास पहले से ही है। क्यों चाहिए फ़ोन? यह फ़ोन तो है तुम्हारे पास, उसने सवाल किया। सुनकर बेटी ने नाक भौं सिकोड़ा। यह फ़ोन किस काम का है? पर इसमें नेट तो है नहीं, व्हाट्सएप भी नहीं है, मेल भी नहीं देख सकते, और फिर यह फ़ोन तो आपका है। घड़ी घड़ी आपके फ़ोन आते रहते हैं और पूछते हैं कि दुकान खुल गई। मैं जवाब देते देते थक जाती हूँ। आप मुझे एक स्मार्टफ़ोन लेकर दे दीजिए ना, उसने एक छोटे से फ़ोन को दिखाते हुए कहा। बेटी की बात सुनकर मास्टर छोटे लाल के चेहरे पर एक करुण मुस्कान फैल गई, जिससे माहौल भारी हो गया। उसके मन में विचारों का अंधड़ चलने लगा था। टेलरिंग की एक अदनी सी दुकान के सहारे, जहाँ पिछले 2 महीनों से आमदनी नील बटा सन्नाटा हुई हो, वहाँ कैसे संभव हो सकता है उसके लिए नया मोबाइल खरीदे, और वह भी स्मार्टफोन। पर बेटी की बात में दम था। कुछ दिन पहले जब सारे स्कूल बंद हो गए और स्कूलों की पढ़ाई ऑनलाइन होने लगी, तो उसकी बेटी ने एक फ़ोन की फरमाइश की थी। अपनी बेटी के लिए एक और फ़ोन खरीदने की कुव्वत उसमें नहीं थी, लिहाजा उस समय मास्टर छोटे लाल ने अपना फ़ोन अपनी बेटी अनीता को दे दिया था। तुम्हें इसकी क्या ज़रूरत है? फ़ोन तो बातचीत के लिए होते हैं, और इससे बातचीत तो हो ही जाती है। पर बातचीत से काम नहीं चलता पापा। अब स्कूल में पढ़ाई नेट से होने लगी है। टीचर ने कहा कि सब बच्चे अपने अपने फ़ोन पर नेट और व्हाट्सएप लगा लें। अब व्हाट्सएप पर ही लेसन आया करेंगे और सारे असाइनमेंट व्हाट्सएप पर ही करके टीचर को भेजने होंगे। टीचर से कुछ पूछना होगा तो वह बात व्हाट्सएप पे ही पूछा जा सकता है। गूगल से कुछ ढूंढना भी पड़ता है। स्मार्टफोन नहीं मिला तो मेरी पढ़ाई छूट भी सकती है पापा। कहते कहते वह रुआंसी हो गई। पढ़ाई छूट सकती है बेटी? यह सुनकर मास्टर छोटे लाल को लगा कि वह तपते रेगिस्तान में आ गया है। नहीं नहीं, उसकी पढ़ाई किसी भी हालत में नहीं छूटनी चाहिए। पढ़ाई छूटने का दर्द क्या होता है वह जानता है। अभी तक वह इस दर्द को अपने सीने में छिपा बैठा है। वह चाहता है कि वह भी पढ़ लिख कर कुछ बन जाए, लेकिन उसके पिता के पास इतने पैसे नहीं कि वह 8वीं क्लास से आगे पढ़ पाता। रह रहकर यह दर्द टीस मारता है, लेकिन जो कुछ उसने सहा, अपनी बेटी को वह दर्द नहीं सहने देगा। उसे भी पता था कि पिछले कुछ सालों से देश में स्मार्टफोन का भूत ऐसा सवार हुआ कि शहर तो क्या, गांव भी स्मार्ट होने लगे हैं। हालांकि उसका शहर तो पहले जैसा ही बदबूदार और गंदा रह गया, लेकिन फिर भी लोग इसे स्मार्ट शहर कहने लगे थे। कहीं फ़ोन भी ऐसा तो नहीं होगा? उसके मन में आशंका सी जन्म लेने लगी। पापा, उस फ़ोन में बहुत सारी सहूलियतें होती हैं। इंटरनेट रहता है, व्हाट्सएप होता है, ईमेल होता है और बहुत कुछ होता है। गूगल से बहुत कुछ ढूंढा जा सकता है। पढ़ाई आसान हो जाती है और सारे काम घर बैठे बैठे हो जाते हैं। बाहर कहीं नहीं जाना पड़ता, और आजकल बाहर जाने में कितना खतरा है, आपको पता है ना। यह कैसी पढ़ाई है जो इतनी महंगे फ़ोन के बिना हो ही नहीं सकती? हमारे जैसे लोग कहाँ से लाएंगे इतना महंगा फ़ोन? अच्छा, देखता हूँ, पर बेटा तुम अपनी पढ़ाई मत छोड़ना, उसने सारी बात समझते हुए कहा था। यह कुछ दिनों पहले की बात है। मास्टर छोटे लाल को पता था कि स्मार्टफोन के बिना उसकी बेटी की पढ़ाई ठीक से नहीं हो रही है, लेकिन वह चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहा था। एक अरमान था उसके मन में कि वह अपनी बेटी को स्मार्टफोन लेकर दे ताकि उसकी पढ़ाई न छूटे। मास्टर छोटे लाल कुछ सालों तक एक ड्राई क्लीनर संदीप नागर की दुकान के आगे मशीन लगाकर सिलाई तुरपाई का काम करता रहा। दिन भर जितनी भी कमाई होती थी, उसका कुछ हिस्सा वह संदीप नागर को बतौर कमीशन दे देता था, जिसने इसी शर्त पर उसे अपनी दुकान के आगे मशीन लगाकर बैठने की इजाज़त दी थी। पहले वह केवल तुरपाई और ऑल्ट्रेशन का ही काम किया करता था। धीरे धीरे जब काम पर उसकी पकड़ आ गई और कई ग्राहकों से उसकी जान पहचान हो गई, तो कुछ ही दूर पर एक छोटी सी दुकान किराए पर ले ली और महिलाओं के कपड़े सिलने और ऑल्टर करने लगा।
वह दुकान भी संदीप नागर की ही थी। दुकान का 2 महीने से किराया नहीं दिया था, जिसका तकादा संदीप नागर उसके फ़ोन पर कई बार कर चुका था और हर बार कहता था काम शुरू होते ही किराया अदा कर दूंगा। महिलाएं बड़ी बड़ी दुकानों से रेडीमेड कपड़े खरीद कर ले आती थीं, पर वे उन्हें फिट नहीं आते थे। उन्हें छोटा या बड़ा करना ही पड़ता था, इसलिए उसकी दुकान पर काम रहता ही था। कुछ दिन पहले आज की ही तरह जब थोड़ी देर के लिए अपनी दुकान खोली थी, तो उसने स्मार्टफोन वाली बात संदीप नागर से कही। उसने सोचा था कि शायद संदीप नागर उसकी बेटी की ज़रूरत को समझकर उसे कुछ रुपए दे देगा, तो वह उन रुपयों से अपनी बेटी के लिए एक स्मार्टफोन खरीद देगा। लेकिन संदीप नागर उसकी इच्छा को समझकर भी ना समझ बन गया। उसने कहा, कौन सी मुश्किल बात है, बच्चे ने पढ़ाई करनी है तो ले दो स्मार्टफोन। आजकल सब ले रहे हैं, मैंने भी अपने बेटे को लेकर दिया है। आपकी और मेरी क्या बराबरी हुजूर, आप दुकान के मालिक हैं, मैं तो अदना सा दर्जी हूँ। आप तो जानते ही हैं कि मेरी आमदनी कितनी ही होती है, इस आमदनी में उसे कैसे लेकर दे सकता हूँ स्मार्टफोन। उसके स्वर में एक निरीहता थी। संदीप नागर कुछ सोच में पड़ गया। कुछ देर के बाद उसने सोचा और कहा, तो ऐसा कर, तू कोई सेकंड हैंड फ़ोन ले ले। उसकी बात सुनकर मास्टर छोटेलाल कुछ सोच में पड़ गया। कुछ पल चुप रहने के बाद कहा, सेकंड हैंड, क्या वह ठीक रहेगा? मास्टर छोटेलाल ने सवाल किया। हाँ हाँ, ठीक रहेगा, पर कहते कहते संदीप नागर रुक गया। पर क्या? वह मोबाइल चोरी का भी हो सकता है, संदीप नागर आशंका व्यक्त की। सकपका गया मास्टर छोटेलाल। चोरी का मोबाइल वह कैसे खरीद सकता है? उसकी बेटी क्या चोरी किए गए मोबाइल से पढ़ेगी? नहीं, यह नहीं हो सकता। नहीं, मैं चोरी का कोई सामान नहीं खरीदूंगा। पता नहीं कैसे उसकी आवाज़ में एक दृढ़ता आ गई थी। तो फिर नया ले लो। नया? कहते कहते मास्टर छोटेलाल रुक गया। उस दिन उसने यह फ़ोन का इरादा छोड़ दिया। इतना तो मास्टर छोटेलाल को पता था कि जो फ़ोन उसकी बेटी मांग रही थी वह उसके लिए ज़रूरी था। आजकल स्कूलों में जिस तरह से पढ़ाई हो रही है, उसमें मोबाइल के बिना मुश्किल सा हो रहा है। वह यह भी जानता है कि ऐसा मोबाइल बहुत महंगा आता है और उसकी कुव्वत इतने महंगे फ़ोन खरीदने की नहीं थी। वह खुद भी चाहता था कि उसके पास भी एक ऐसा ही मोबाइल हो और वह भी अपने ग्राहकों को मोबाइल पर नए नए डिज़ाइन वाले कपड़े दिखा सके। आजकल कई लड़कियां नए नए डिज़ाइन के कपड़े सिलवाना चाहती हैं और वह डिज़ाइन ऐसे मोबाइल पर मिल जाते हैं। जब लड़कियां उसे वह डिज़ाइन अपने मोबाइल पर दिखाती थीं तो उसके मन में भी एक चाह पैदा होती थी कि उसके पास भी ऐसा ही मोबाइल और वह भी ऐसा मोबाइल लेकर देश के विकास में सहभागी बन सके। पर पता नहीं क्यों देश का विकास उससे कोसों दूर आगे चला गया था और वह फिसड्डी का फिसड्डी बनकर वहीं का वहीं रह गया था, जहां वह पिछले कुछ सालों से खड़ा था। एक बार एक लड़की ने उसे फ़ोन पर एक कुर्ते का डिज़ाइन दिखाते हुए कहा था कि क्या इस तरह का कुर्ता वह सिल सकेगा। उस समय छोटेलाल ने उस मोबाइल पर दिखने वाले डिज़ाइन को गौर से देखा और कहा, हाँ सिल जाएगा। वह लड़की खुश हो गई थी। जब वह जाने लगी तो मास्टर छोटेलाल ने उससे पूछा था, एक बात बताओ बेटी, यह जो तुम्हारे हाथ में मोबाइल है यह कितने का होगा? वह लड़की समझ न सकी कि टेलर मास्टर उसके मोबाइल की कीमत क्यों पूछ रहे हैं। क्यों? उसने पूछा था। नहीं, बस यूं ही पूछ लिया बेटी। दरअसल मेरी बेटी भी ऐसा ही फ़ोन मांग रही थी। ओह, उसे थोड़ी तसल्ली हुई। यह मोबाइल तो 80,000 का है, पर 15-20 हज़ार में भी ऐसा मोबाइल मिल जाता है, उसने रास्ता सुझाया था। 15-20 हज़ार सुनकर उसका हलक सूख गया था। फिर अपने आप से कहा, अरे इतनी तो उसके एक महीने की कमाई भी नहीं है। उसके पास एक ही फ़ोन था और वह फ़ोन भी उसने अपनी बेटी अनीता को दे दिया था और वह खुद
फ़ोन से लैस हो गया था। तेज़ी से आगे बढ़ रही विकास की राह पर वर्क लैस तो पहले ही हो गया था और अब मोबाइल लैस भी हो गया था, जिसका उसे बहुत अफसोस था। मई का महीना था और मौसम बेहद गर्म था। 2 महीने बाद उसने आज दुकान खोली थी। उसके अपने गांव में कुछ बचा ही नहीं था। एक घर था जो कई साल पहले आई बाढ़ में बह गया था, इसलिए वह इस शहर में आ गया था। यकायक मास्टर छोटेलाल ने दराज खोलकर मोबाइल को देखा। उसे हाथ में लेकर उल्टा पलटा और हैरानी से कुछ पल देखता रहा। फिर उसने एक छोटे रंगीन कपड़े में लपेट कर रख दिया और दराज को बंद कर दिया। कुछ ही पल बीते होंगे कि उसके मन में ख्याल आया कि दुकान को बंद कर देना चाहिए। कोई अपना मोबाइल ढूंढता ढूंढता यहाँ आ गया तो? इस विचार को उसने फौरन अमली जामा पहनाया और दुकान बंद कर सिलने वाले कपड़े को एक थैले में डालकर दुकान से बाहर आ गया। आजकल वह घर पर सिलाई करता था, जहाँ मास्टर छोटेलाल रहता था। उसे घर कहने के बजाय एक चाल कहना ज़्यादा ठीक रहेगा। उस जैसे कारीगर, रिक्शा चालक, रेहड़ी लगाकर फल और सब्जियां बेचने वाले, चाय के ठेले वाले व दिहाड़ी मजदूर ही इस प्रकार की चाल में 1 या 2 कमरे किराए पर लेकर रह रहे थे। ये ऐसे कमरे थे जहाँ सिर्फ एक दरवाज़ा था, न कोई खिड़की न कोई रोशनदान। धूप तक इन घरों में नहीं आती थी। सांस लेने के लिए हवा ज़रूर किसी न किसी तरह इन घरों में आ जाती थी। बाहर गर्मी अपने पूरे ताप पर थी। मास्टर छोटेलाल इन गर्मी में एक हाथ में कपड़ों का थैला थामे और दूसरे हाथ में अपने पायजामे की जेब में रंगीन कपड़ों में लिपटा मोबाइल पर रखे अपने घर की तरफ जा रहा था। चलते चलते रास्ते में पसीना उसके बालों से निकलकर गर्दन को होता हुआ उसकी बनियान में धंस रहा था। हालांकि यह सोच कर आया था कि शाम तक दुकान में रुकेगा, लेकिन मोबाइल ने हालातों को इस तरह पलट कर रख दिया कि वह भरी दोपहरी में ही घर की ओर वापस चल दिया था। चलते चलते वह सोच रहा था कि घर पहुंचकर यह मोबाइल अपनी बेटी को दे देगा ताकि उसकी पढ़ाई आराम से हो सके। यह सोचकर उसके मन में अजीब सा उल्लास आ गया और उसकी चाल भी तेज हो गई थी। घर पहुंचकर देखा कि उसकी बेटी किसी से फ़ोन पर लेसन सुन रही थी और उसे अपनी नोटबुक में उतार रही थी। मास्टर छोटेलाल चुपचाप चलता हुआ बेटी अनीता के पास खड़ा हो गया। मोबाइल उसके पायजामे के जेब में रंगीन कपड़ों में लिपटा हुआ पड़ा हुआ था। वह थोड़ी देर तक वह अपनी बेटी के पास खड़ा उसकी बातें सुनता रहा। वहाँ खड़े खड़े उसे पता चल गया कि उसकी बेटी अपनी सहेली से शिक्षा की वर्तमान दिशा और दशा विषय पर कुछ नोट्स लिख रही है। शायद उसने कोई निबंध लिखना था। बेटी अनीता ने अपने पिता को इस तरह अपने पास खड़े देखकर सामने वाले को ज़रा 1 मिनट होल्ड करना कहा और पूछा, क्या बात है पापा, इस तरह क्यों खड़े हैं? कुछ बात करनी है तुमसे, उसने धीरे से कहा। वह चाहता था कि वह अपनी बेटी को बताए कि उसकी मुराद पूरी हो गई है। 10 मिनट में मेरी कॉल ख़त्म हो जाएगी तो मैं बात करती हूँ आपसे, कहकर वह फ़ोन पर बात करने लगी। मास्टर छोटेलाल की बेटी जीवन के उस पड़ाव पर थी जहाँ सपने सिर चढ़कर बोलते हैं और जहाँ अपने सपनों की खातिर कुछ भी करने को तैयार थी। लेकिन मास्टर छोटेलाल की शिक्षा उसे अपने परिवार के सामने गुस्सा करने से रोक देती थी। अनीता को यह भी पता था कि उसके पिता बेशुमार तकलीफ़ सहते हुए उसे किस तरह पढ़ा रहे हैं और पिता द्वारा पढ़ाए गए ईमानदारी के पाठ को उसने भी अपना लिया था। इसी ईमानदारी के वजह से उसमें एक ऐसा हौसला पैदा हुआ था जिसकी वजह से वह पिता के पुराने मोबाइल के सहारे ही किसी न किसी तरह से अपनी पढ़ाई जारी जा रही थी। पर पिछले कुछ सालों से विकास ने जो रास्ता पकड़ा था उससे उसकी ईमानदारी की चूलें हिल सी गई थीं। ईमानदारी की चूलें मास्टर छोटेलाल की भी हिली थीं। अभाव उसकी सांसों में घुले हुए थे। जीवन की बुनियादी ज़रूरतें मसलन 2 वक्त की रोटी भी दिन रात कपड़े सिलने और कपड़ों की रफूगिरी करने के बाद ही पूरी हो पाती थी। हाड़ तोड़ मेहनत के बाद भी वह अपनी बेटी को पढ़ाना चाहता था, क्योंकि दीवारों पर लिखा हुआ
नारा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ उसे बहुत पसंद था। पर बेटी को कैसे पढ़ाएं? इतने महंगे फ़ोन से तो वह नहीं पढ़ा सकता। अभी तक तो वह उसकी पढ़ाई की खातिर वह उसकी ज़रूरत को पूरा करता आ रहा था, पर अब उसकी ज़रूरतों को पूरा करना मुश्किल है। पिछले 5-6 सालों से वह बेहद कमज़ोर और दयनीय सा हो गया था। उसकी समझ से बाहर था कि आखिर ऐसा क्या हुआ और क्यों उसके फौलादी इरादे पस्त हो गए। इरादे केवल मास्टर छोटे लाल के ही पस्त नहीं हुए थे, उसके आसपास के, उसकी जान पहचान के, उसके नाते रिश्तेदारों के, उसके दोस्तों के, उसके गांव के, उसकी पत्नी और बेटी के सब इरादे पस्त हो गए थे और सबके चेहरों पर हवाइयाँ सी उड़ने लगी थीं। और जब 2 महीने तक काम बिल्कुल ठप हो गया था तब तो बिल्कुल अधमरा हो गया। पता नहीं कितने दिन ऐसा चलेगा। उसे लगने लगा था कि उसका जीवन यहीं आकर रुक जाएगा। इस दौरान अनीता के स्कूल में ऐसा कुछ हो गया कि उसे इंटरनेट वाले मोबाइल की ज़रूरत आन पड़ी। अभी तक तो वह उसकी हर ज़रूरत को किसी न किसी तरह पूरा करता रहा था। अब यह ज़रूरत ऐसी थी जिसके आगे वह बेबस था। उसने बेटी की तरफ मुस्कुराते हुए देखा। कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं, और चुपचाप वहाँ से हट गया। सोचा जब इसकी बात खत्म हो जाएगी तब वह उसके सामने ही मोबाइल से रंगीन कपड़ा हटाएगा और बेटी के हाथ में यह मोबाइल दे देगा। मोबाइल देखकर बेटी का खुशनुमा चेहरा उसके मन में समा गया। उसके हाथ में जो कपड़े का थैला था वह उसने अपनी सिलाई मशीन पर रख दिया। सिलाई की मशीन के पीछे वाली दीवार पर उसकी बेटी ने एक पोस्टर लगा रखा था जिसमें कुर्ते के ऊपर सफ़ेद जैकेट पहने सफ़ेद दाढ़ी वाले एक बूढ़े आदमी की तस्वीर चमक रही थी और उस पोस्टर के नीचे लिखा था, सबका साथ सबका विकास। उस पोस्टर को मास्टर छोटे लाल बड़ी देर तक देखता रहा। उसके मन में ख्याल आया कि यह कैसा विकास है। विकास की इस राह में वह तो कहीं नहीं है। पहले वह अपने गांव से बाहर कर दिया गया। एड़ियाँ घिस घिस कर किसी तरह उसने छोटी सी सिलाई की दुकान खोली, तब भी तबाह होने के कगार पर है। यह कैसा विकास है। और फिर वह अनन्वयस्क सा होकर सिलाई मशीन के पास रखे एक स्टूल पर बैठ गया था, जिस पर बैठकर कभी वह तो कभी उसकी पत्नी सिलाई का काम करते हैं। उसकी बेटी दूसरे कमरे में अपनी सहेली से मोबाइल पर बात कर रही थी। स्टूल पर बैठकर उसने अपनी जेब से रंगीन कपड़े में लिपटा मोबाइल निकाल लिया। उसे उलट पलट कर देखा और देखता रह गया और फिर कपड़ों के नीचे रख दिया। वह इस तरह चुप बैठा ही था कि उसकी पत्नी ने उससे आकर पूछा, क्या बात है, आज गुमसुम क्यों हो? मास्टर छोटे लाल ने सोचा कि मोबाइल के बारे में वह अपनी पत्नी को बता दे। कुछ क्षणों तक वह पशुपेश में था, फिर सोचा अपने भीतर की दुर्लभ खुशी को एक ही क्षण में खोलकर खत्म नहीं करेगा। बेटी की जब बात पूरी हो जाएगी तब वह धीरे धीरे करके मोबाइल मिलने की खुशियां अपने परिवार में बांटेगा। नहीं, कोई बात नहीं, आज दुकान पर ग्राहक आए? उसकी पत्नी ने हैरानी से उसकी ओर देखते हुए पूछा। वह सोच रही थी कि दुकान पर ग्राहक आए तो कुछ कमाई हो जाए और फिर 2 महीने से रुकी हुई उसकी ज़िंदगी की गाड़ी फिर से चलने लगे। हाँ आए, पर कुछ ज़्यादा काम नहीं मिला, बस थोड़ा सा अल्ट्रेशन का ही काम है। तो क्या काम घर पर ही करोगे? कहकर पत्नी ने उसका हाथ थाम लिया। वह जानती थी कि उसका पति कई दिनों से परेशान है। वह क्या, घर के सभी लोग परेशान थे। पत्नी के स्पर्श से उसे थोड़ी तसल्ली हुई। हाँ, घर पर ही करूँगा, ज़्यादा काम है भी नहीं। पानी पियोगे? लाऊं? हाँ, ले आओ। पत्नी रसोई में पानी लेने चली जाती है। मास्टर छोटे लाल चुपचाप स्टूल पर बैठा रहा। उसकी आंखों के सामने सबका साथ सबका विकास
की बात करने वाले सफ़ेद दाढ़ी वाले बूढ़े आदमी का पोस्टर आ गया। उसकी बेटी ने यह पोस्टर घर में लगा दिया था। एक बार पूछा था उसने बेटी से कि यह पोस्टर उसे कहाँ से मिला, तो उसने बताया था कि स्कूल में हर बच्चे को बांटा गया था और अपने घर में लगाने के लिए कहा गया था। इसलिए उसने भी यह पोस्टर अपने घर में लगा दिया था। उसने अपनी नज़र इस पोस्टर से हटा ली। यकायक मास्टर छोटे लाल ने देखा कि उस कमरे में रखी हुई उसकी चारपाई के एक कोने में 2 किताबें रखी हुई थीं। एक सबका साथ सबका विकास, जिसके कवर पेज पर एक विकास का नारा देने वाले उस सफ़ेद दाढ़ी वाले बूढ़े आदमी की तस्वीर थी जो उसके कमरे की दीवार पर लगे पोस्टर में मुस्कुरा रहा था। और दूसरी महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग। इस किताब के कवर पर गांधी की तस्वीर की आड़ी तिरछी काली लकीरों से दर्शाया गया था। ये दोनों किताबें काफ़ी दिन पहले उसकी बेटी अनीता ने अपने स्कूल की लाइब्रेरी से ली थीं। इन दोनों किताबों को उसने पढ़ ली थी, पर स्कूल बंद होने की वजह से ये किताबें वापस न हो सकीं और इधर उधर धूल फांक रही थीं। मास्टर छोटे लाल ने उन दोनों किताबों में से गांधी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग को अपने हाथों में ले लिया। उस किताब को हाथ में लेते ही उसके शरीर में अजीब सी कंपी हुई। उसके दादा और उसके पिता भी गांधी के बहुत बड़े समर्थक थे। उसके पिता बताते थे कि जब गांधी की हत्या हुई थी तो उन्होंने और उसके पिता ने अपना मुंडन उसी तरह कराया था जिस तरह पिता के मरने पर बेटे कराते हैं। गांधी की हत्या के साथ ही उसके सत्य की भी हत्या हो गई। वह देखता है कि जो सपने गांधी ने देखे थे वह विकास की इस दौड़ में एकदम फालतू और बेकार हो गए। लेकिन मास्टर छोटे लाल के दिमाग में गांधी हमेशा गूंजते रहते हैं। वह भी सत्य की राह पर चलने वाले लोगों में से एक था। रह रहकर उसके सामने दोनों किताब के कवर आ रहे थे। गांधी की किताब का कवर उसके दिमाग से हट ही नहीं रहा था। वह भी अपने पिता की तरह गांधी की ईमानदारी और सत्यता का कायल था। गांधी की हत्या के समय उसके अपने पिता के कहे हुए शब्द उसके जहन में गूंजने लगे। उसने उस समय कहा था कि गांधी की हत्या के साथ ही सच्चाई और ईमानदारी की भी हत्या करने की कोशिश की गई। लेकिन वे नहीं जानते सच्चाई उस पानी की तरह होती है जो चट्टानों के बीच से निकलकर अपनी जगह खुद बनाती है। हमें किसी भी हाल में सच्चाई और ईमानदारी की राह नहीं छोड़नी चाहिए। पिता की इस सीख को उसने अपने मन में बसाए रखा था। उसने महसूस किया कि उसके पायजामे की जेब कुछ भारी हो गई है। यकायक उसके हाथ मोबाइल पर चले गए। काफ़ी देर तक वह मोबाइल को मजबूती से पकड़े बैठा रहा। उसका दिमाग न जाने कहाँ भटकता रहा। पत्नी जब पानी का गिलास लेकर आई तो उसने उसके हाथ से गिलास ले लिया और एक ही सांस में पूरा का पूरा गिलास पानी पी गया। पानी पीकर यकायक वह अपनी चारपाई से उठा और बाहर की ओर जाने लगा। रंगीन कपड़े में लिपटा मोबाइल उसने अपने पायजामे की जेब में ही था। उसे इस तरह बाहर जाता देख उसकी पत्नी ने पूछा, इस गर्मी में कहाँ जा रहे हो? अभी अभी तो आए हो। बस जरा दुकान की तरफ जा रहा हूँ, अभी आता हूँ, उसने अपना एक हाथ उठाकर कहा था। फिर दुकान में जाकर क्या करोगे? ग्राहक तो आते नहीं। पत्नी के स्वर में एक हताशा थी। शायद कोई आए, मास्टर छोटे लाल ने कहा और घर से बाहर जाने लगा। बाहर जाते वक्त उसने अपनी बेटी को उड़ते निगाहों से देखा। उसकी सहेली की बात खत्म हो गई। जैसे ही मास्टर छोटे लाल ने अपनी बेटी की तरफ देखा उसने कहा, पापा क्या बात करनी थी आपको? अभी कुछ नहीं, आकर बात करता हूँ, मास्टर छोटे लाल ने कहा और भीषण गर्मी में घर से बाहर आ गया। करीब 4 बज चुके थे। सूरज के ताप की तपिश कम नहीं हुई थी। मास्टर छोटे लाल ने मोबाइल को पायजामे की जेब से निकालकर हाथ में ले लिया और उस पर पड़ा रंगीन कपड़ा हटा दिया था। मोबाइल में लगे हरे बटन को दबा दिया, मोबाइल ऑन कर दिया। अब
इस गर्मी में भी तेज़ तेज़ कदमों में चलता हुआ अपनी दुकान की तरफ जा रहा था। उसके मन में ख्याल आ रहा था कि जिस किसी का भी मोबाइल उसकी दुकान पर छूट गया है, कोई न कोई उसे ज़रूर फ़ोन करेगा, और यदि ऐसा होता है तो वह बता देगा कि उनका मोबाइल उसके पास है, वह आकर उसे ले जाए। और यदि ऐसा नहीं भी होता है तो वह मोबाइल से ही मोबाइल के मालिक का फ़ोन नंबर निकाल लेगा और उसे कहेगा कि उसका मोबाइल उसकी दुकान पर रह गया था, वह आकर ले जाए। मास्टर छोटे लाल ने अपने आप को मजबूत किया और अपने हाथ में पकड़े मोबाइल को कसकर पकड़ लिया। उसके मन में खुशी समा गई। तो ये थी हरीश राय की कहानी मोबाइल। धन्यवाद।